As I start with today's class, we'll be basically starting with the topic slum sale. मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि ओरिजिनल लॉ में आज भी स्लम सेल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो 36 मंथ्स के हिसाब से मेंशन्ड है सेक्शन 50B में, जबकि हम जानते हैं ऑलरेडी अब जुलाई एंड ऑनवर्ड्स 23 जुलाई से हम लोग ऑलरेडी पता है 24 मंथ्स हो गया है। तो हम लोग पेपर में क्या करेंगे, पेपर में आप स्लम सेल जो है 36 मंथ्स अगर शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म मानते हैं तो भी आपको ऑल्टरनेटिव नोट देना है कि दूसरा व्यू पॉसिबल है, और अगर आप 24 मंथ्स लेते हैं तो भी आपको अदर ऑल्टरनेटिव नोट देना है। बाद बाकी मेरा मानना है कि इसमें ये क्लरिकल मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है लॉ में कि सब जगह 24 मंथ्स हो गया, यहाँ एक्सीडेंटली रह गया, तो ये अमेंडमेंट सून आ जाना चाहिए इस विषय में। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। से एक बार बताइएगा स्लम सेल क्या होता है। सर हमारा एक बिजनेस है पेपर, हमारा एक बिजनेस है केमिकल। हमने क्या किया, अपना पेपर बिजनेस जो है 5 करोड़ रुपया में बेच दिया। जब हमने पेपर बिजनेस 5 करोड़ में बेचा तो वी हैव नॉट स्पेसिफाइड कि एक एक एसेट और एक एक लाइबिलिटी का क्या प्राइस है। तो जब आप अपना बिजनेस बेचोगे लेकिन स्पेसिफाई नहीं करोगे एक एक एसेट और एक एक लाइबिलिटी का प्राइस, उसको बोला जाएगा स्लम सेल। कॉस्ट क्या होगा उस बिजनेस का, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट माइनस लाइबिलिटी, सभी एसेट्स का बुक वैल्यू लेंगे, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स का क्या लेंगे, WDV एज पर IT रूल्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट निल, 35 AD का कॉस्ट निल। दो बात ध्यान रखना, इसमें रिवैल्यूएशन परमिटेड नहीं है, इंडेक्सेशन परमिटेड नहीं है। सही बोल रहा हूं? हाउ डू यू डिसाइड शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? हाउ डू यू डिसाइड कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप बिजनेस को 24 महीना तक बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म है, उसके बाद लॉन्ग टर्म है। आप बिजनेस को 24 महीना तक बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म है, उसके बाद लॉन्ग टर्म है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर वन थिंग, इसमें हम लोग ये नहीं देख सकते पीरियड ऑफ होल्डिंग एक एक का क्या है। हम लोग ये नहीं देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग एक एक एसेट का क्या है। हम लोग बिजनेस का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं, हम लोग बिजनेस का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं। बिजनेस कब चालू हुआ, बिजनेस कब बंद हुआ। इट्स पॉसिबल कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी जो है 6 महीना पहले खरीदा, एक फर्नीचर 1 साल पहले खरीदा, कोई बिल्डिंग 1.5 साल पहले खरीदा, उससे मतलब नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड आउट पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ईच एंड एसेट, एवरी एसेट सेपरेटली। यू हैव टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द बिजनेस एज अ होल। यू हैव टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ बिजनेस एज अ होल। लास्ट बात, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट लगेगा कि कंप्यूटेशन जो है बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, मतलब कंप्यूटेशन जो कैपिटल गेन का है वो सही किया गया है। मेरा बात समझ रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट लगेगा कि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन जो है वो करेक्ट किया गया है। मैं चीजों को रिपीट करूंगा। आपने अपना एक बिजनेस बेचा, वो स्लम सेल है। इस बिजनेस में आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि एक एक एसेट और एक एक लाइबिलिटी का क्या प्राइस है, तो भी स्लम सेल है। कंसिडरेशन क्या होगा, मार्केट वैल्यू मेथड 1 या मार्केट वैल्यू मेथड 2, विच एवर इज हाइयर। कॉस्ट क्या होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी, सबका बुक वैल्यू। फिक्स एसेट्स का WDV एज पर IT रूल्स, 35 AD एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल निल, और नो रिवैल्यूएशन परमिटेड, नो इंडेक्सेशन अलाउड। पीरियड ऑफ होल्डिंग इसमें एक एक एसेट का अलग से नहीं निकलेगा। आपको देखना आप बिजनेस कब स्टार्ट किए, बिजनेस कब एंड किए। जब बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस एंड किए, वही आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करेगा। और लास्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट लगता है कि आपका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन स्लम सेल में करेक्ट है। मैं आपको ये थ्योरी रीड करने का टाइम दे रहा हूं। थ्योरी रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 रीड करना है, राइट? पहले आप थ्योरी पढ़ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 16।
सेल कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख। मार्केट वैल्यू कितना है? 25। So you need to understand over here. Have you started reading the question? Yes or no? You have started reading it. कंसिडरेशन 25 लाख आएगा, एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर 28 होगा, है ना? अभी आपको देखना है, आपने स्लम सेल में यूनिट 1 बेचा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने स्लम सेल में यूनिट 1 बेचा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 में बिल्डिंग कितने का है? 12 लाख का, जिसमें 3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जिसमें 3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो बिल्डिंग कितने का माना जाएगा? 9 लाख। बिल्डिंग कितने का माना जाएगा? 9 लाख। मशीनरी 3 लाख, डेटर्स 1 लाख। आप नहीं समझ रहे, आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं? आपको एसेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा, हाँ या ना? अदर एसेट्स के लिए एक नोट दिया हुआ, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 एंड 2 पढ़े। बिल्डिंग 9 लाख, मशीन 3 लाख, डेटर्स 1 लाख। अदर एसेट्स का बताओ। अदर एसेट्स में ये तो 1 लाख है, चलो 50,000 पेटेंट है। पेटेंट में 25% डिप्रिसिएशन था, नहीं याद है? बिल्डिंग 5 और 10, फर्नीचर 10, प्लांट 15, कंप्यूटर 40, इनटेंजिबल सब 25 था। तो पेटेंट में 25% डिप्रिसिएशन था। ये 2022 है, 50,000 का। हम लोग कब बेचे? हम लोग कब बेचे? 1/4/24। तो आपको 22, 23, 23, 24 का डिप्शन चार्ज करना होगा। मतलब 1.5 लाख में 1 लाख को सेपरेट और 50,000 को सेपरेट ट्रीट करना पड़ेगा। 1.5 लाख में 1 लाख को सेपरेट और 50,000 को सेपरेट ट्रीट करना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? क्रेडिटर्स और बैंक लोन का बात करें तो क्रेडिटर्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस विल बी 37,500, क्योंकि हम तो खाली यूनिट 1 को स्लम सेल में बेचे, हम यूनिट 1 का कैलकुलेशन करेंगे। बैंक लोन में हम यूनिट 1 का लेंगे। यस और नो? आर यू ओके विद दिस? So, स्लम सेल में 25 लाख विल बी द कंसिडरेशन यूनिट 1 का। एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर विल बी 28। आई एम सॉरी। हाउ डू यू फाइंड आउट द कॉस्ट? आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नोट 1 में नीचे बनाना पड़ेगा। फिर एक एक एसेट लीजिएगा, एक एक लाइबिलिटी लीजिएगा, कॉस्ट आ गया, टू फाइंड आउट द कैपिटल गेन अकॉर्डिंगली। मेरे को पहले आप बताइए, देखिए सम सॉल्व किया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग खुद आप लिख के करेंगे तब आपका ग्रिप होगा। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे खुद से कि मेरे को करवाना है? ट्राई करेंगे? हाँ बोलो ना पीछे। एक्चुअली स्लम सेल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट एक साथ ही कैलकुलेट होता है, दोनों एक साथ कैलकुलेट होता है। मतलब वही एक्विजिशन है, वही इंप्रूवमेंट है। एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट शैल बी नेटवर्थ, इसमें सेपरेट कैलकुलेशन नहीं है। एक कोशिश करिए आप लोग।
Please do try. सम हो रहा है ना? Shall I start my discussion? आराम से. ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, बिल्डिंग मैंने 9 लाख पे ले लिया, मशीन 3, डेटर्स, अदर एसेट्स, पेटेंट पे मैंने 2 साल का डिप्शन चार्ज कर दिया. कोई प्रॉब्लम है? लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस होते हैं. कैपिटल एंड रिजर्व्स आर नॉट लाइबिलिटीज, दे आर ओनर्स इक्विटी. व्हेनेवर आई से लाइबिलिटी माइनस होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस होगा, नॉट कैपिटल, नॉट रिजर्व्स. 1250, 625 is the cost. Consideration 25 lakh, expenditure for transfer 28, cost is 1250. You get capital gains accordingly.
हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट टू डेट ऑफ क्लोजर और डेट ऑफ सेल, यानी यहां पे 2010-11 से 2024-25। You tell me if I should proceed ahead. You tell me if I should proceed ahead. है ना, सबका हो गया? क्या चीज? हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग 10-11 से 24-25। डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इज कैपिटल गेन ऑन रिसिट बेसिस। इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। कैपिटल गेन्स नॉर्मली हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। कैपिटल गेन्स नॉर्मली हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, लेकिन इन दोनों में कैश बेसिस फॉलो होता है। मेरे को वेरियस हेड्स ऑफ इनकम का मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताओगे? सर सैलरी है ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। एचपी इज एक्रूअल, कैपिटल गेन इज एक्रूअल, बिजनेस प्रोफेशन अदर सोर्सेज है आइदर कैश और एक्रूअल एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय यू। एक बार फिर से देख लो। सैलरी का मेथड ऑफ अकाउंटिंग ड्यू और रिसिट विच इज अर्लियर। एचपी एक्रूअल, कैपिटल गेन एक्रूअल। हाँ, लास्ट पन्ना में लिखोगे। दिस इज वेरी वाइटल, यू शुड राइट इन लास्ट पेज। कॉपी के लास्ट पेज में लिखो। Salaries due or receipt basis whichever is earlier. HP capital gain accrual basis. लॉ में मर्केंटाइल लिखा है, मर्केंटाइल इज एक्रूअल ओनली। एक्रूअल पीजीबी में क्वेश्चन साइलेंट एक्रूअल, बट द जनरल रूल रिमेन्स। अगर आपको ट्रेडिंग पीएल इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो एक्रूअल है, लेकिन अगर आपको रिसिट एंड पेमेंट दिया हुआ है तो कैश बेसिस है। आपको अगर रिसिट एंड पेमेंट दिया हुआ है तो कैश बेसिस है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। Can I proceed ahead? Can I proceed ahead? Yes. आगे बढ़ना पसंद कर रहा हूं।
नॉर्मली कैपिटल गेन में हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, बट ये वो सर्कमस्टेंसेज हैं जब कैपिटल गेन में कैश बेसिस फॉलो होगा। इसका पहला टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। 45(1)(a) states, notwithstanding anything contained in 45(1). 45(1) क्या है? 45(1) is chargeability। जब ये लिखा हुआ है notwithstanding anything contained in 45(1), इसका मतलब ये सेक्शन चार्जेबिलिटी को सुपरसीड करता है। अब मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्या बात हो गया कि चार्जेबिलिटी तक को सुपरसीड करना पड़ रहा है? ऐसा क्या बात हो गया? हम लोग शुरू में पढ़े थे कैपिटल गेन्स अराइज होता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पर। लेकिन मान लीजिए किसी का कोई प्लांट एंड मशीनरी है और वो प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय फायर। किसी का कोई प्लांट एंड मशीनरी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय फायर। तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, दिस इज अ डिस्ट्रक्शन। शुरू में लिखा हुआ था कि 45(1) में कि कैपिटल गेन अराइज होगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पर, लेकिन ये सेक्शन बोलता है कैपिटल गेन खाली ट्रांसफर पे नहीं, डिस्ट्रक्शन पे भी अराइज हो सकता है। कैपिटल गेन खाली ट्रांसफर पे नहीं, डिस्ट्रक्शन पे भी अराइज हो सकता है। मान लीजिए किसी का कोई प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख का, और डिस्ट्रॉय होने पर उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है 6 लाख रुपया, तो 1 लाख कैपिटल गेन में जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 लाख का मशीन डिस्ट्रॉय हो गया और आपको बदले में इंश्योरेंस क्लेम 6 लाख मिल रहा है? ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना? लेट मी टेल यू, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि 5 लाख का एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और 6 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। बट 2-3 केस में पॉसिबल है। एक पॉसिबल कब है? अगर आपका एसेट से फॉर एग्जांपल 200-300 साल पुराना कोई बिल्डिंग है। अब 300 साल पुराना बिल्डिंग है, उस समय 1000 रुपया में खरीदा हुआ है, 10,000 में खरीदा हुआ है। आज उसका कीमत जो है मे भी 2-3 करोड़ है। तो आप उसका इंश्योरेंस किस पे कराएंगे? 10,000 पर कि 2-3 करोड़ पर? 2-3 करोड़ पर। तो वहां पर क्या होगा, जब आप 2001 के मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे तब प्रॉफिट आ जाएगा। जब 2001 के मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे तब आप प्रॉफिट आ जाएगा। 100 साल पुराना ज्वेलरी है, 100 साल पुराना ज्वेलरी 50,000 का है, आज उसका कीमत जो है 25 लाख है। तो उसका इंश्योरेंस अगर करवाना पड़ेगा तो किस पे करवाओगे? प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे कराओगे, थोड़ी कॉस्ट पे कराओगे। तो उन सब में क्या होता है ना, जब आप कॉस्ट से कंपेयर करते हो, जब आप 2001 के मार्केट प्राइस से कंपेयर करो तो प्रॉफिट आ जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, बोलो ठीक है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी का WDV एज पर IT रूल्स 5 लाख है। इन रियलिटी बुक्स के हिसाब से वैल्यू माइट बी डिफरेंट, बुक्स के कंपैरिजन में वैल्यू माइट बी डिफरेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि WDV 5 लाख है, इंश्योरेंस क्लेम 6 लाख मिला, तो 1 लाख रुपया कैपिटल गेन होगा। ये प्रोविजन यही बात बोल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मच। कैपिटल गेन 45(1) के हिसाब से ट्रांसफर पे अराइज होता है। ये सेक्शन बोलता है मैं चार्जेबिलिटी को सुपरसीड करता हूं। यहां कैपिटल गेन ट्रांसफर पे नहीं, डिस्ट्रक्शन पे भी अराइज होगा। Where in any previous year any person has received money under an insurance on account of damage or destruction of capital asset, किसी पर्सन को इंश्योरेंस क्लेम मिला है। क्यों इंश्योरेंस क्लेम मिला है? बिकॉज उसका कोई एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया। अब कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? मे बी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, राइट्स के कारण, वॉर लाइक सिचुएशंस में, फायर में उसका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम रिसिट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, रिसिट ऑफ मनी, इफ आई से यू हैव रिसीव मनी अंडर इंश्योरेंस, दैट मीन्स इंश्योरेंस क्लेम।
Profits and gains arising from this insurance claim will be charged under capital gain in the year in which money or asset is received. In which money or asset is received. Are you okay? Are you okay? मैं बोल रहा हूं सेक्शन 45(1)(a) बोल रहा है डैमेज or destruction of capital asset is a deemed transfer. Damage or destruction of capital asset is a deemed transfer. इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वही कंसिडरेशन है. रीड दैट पैराग्राफ, आई डोंट माइंड इट, बट आप देखना वो जो पैराग्राफ आप पढ़े हो इसका कंक्लूजन यही निकलेगा, उसका कंक्लूजन यही निकलेगा. और घर में सर क्या करें, घर में आप इसी को पढ़ना. सर क्या अगर दरकार पड़े तो इसी को हम लोग नोट्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन में. ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस. हाँ, उसको 3 पॉइंट में मत लिखना, एक ही में लिख देना. डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट इज अ डीम्ड ट्रांसफर. Insurance claim received is a consideration and capital gains is taxable in ठीक है. एक एसेट प्लांट एंड मशीनरी आपका डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया. क्यों डैमेज या डिस्ट्रॉय हुआ? फायर, रायट्स, वॉर लाइक सिचुएशंस, नेचुरल कैलेमिटी. इंश्योरेंस करवाया था, उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम दिया. 5 लाख का WDV था. अगर वो 6 लाख मिल रहा है तो 1 लाख कैपिटल गेन प्रॉफिट है, और 4 लाख मिल रहा है तो 1 लाख कैपिटल लॉस है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सही है ना? इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है वो कंसिडरेशन माना जाएगा, और टैक्स कब लगेगा? जब कंसिडरेशन मिल रहा है. तो हम लोग को क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि थ्योरी पढ़ना है. थ्योरी पढ़ के मेरे राइटअप से रिलेट करना है, और अगले पन्ने में क्वेश्चन नंबर 17 रीड करना है. मैंने सॉल्व करने नहीं बोला, रीड करना है. हाँ, आई हैव गिवन यू अ टास्क. पहले 45(1) है, थ्योरी फिर से पढ़ो. सर थ्योरी क्या पढ़े, तो आप लिखा दिए. नहीं पढ़ोगे तो खुद का इंटरप्रेटेटिव स्किल्स कभी डेवलप नहीं होगा. यू मस्ट कंक्लूड कि सर जो लिखाए हैं और यहां जो लिखा हुआ है दोनों सेम है. यू मस्ट कंक्लूड दैट, एंड देन यू रीड क्वेश्चन 17.
So a fire took place in the premises of Mr. X on 1st May 16 as a result of his gold ring. रुक जाओ, gold ring, jewelry and artistic work, जातु capital asset है, was destroyed, which was purchased by him on 1st June 2010. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम और उन्होंने 10 लाख इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है समझने के। क्या गोल्ड रिंग कैपिटल एसेट है? आंसर है यस, गोल्ड रिंग कैपिटल एसेट है, बिकॉज ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क जातु कैपिटल एसेट है। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल गेन्स कब लगेगा? कैपिटल गेन्स कब लगेगा? जब रुपया मिलेगा तब। जब रुपया मिलेगा तब कैपिटल गेन्स लगेगा। तो कैपिटल गेन्स यहां आपका लगेगा 1/9/2024 को, ठीक है ना। लेकिन सबसे खास बात है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 2010 से 2016 है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2010 से 2016 है, यह सबसे खास बात है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मे बी कैपिटल गेन्स टैक्स लग रहा है जब रुपया मिल रहा है, दैट्स डिफरेंट। कैपिटल गेन्स टैक्स लग रहा है जब रुपया मिल रहा है, दैट्स डिफरेंट। 2024-25 में रुपया मिला, टैक्स 2024-25 में लग रहा है। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है पीरियड ऑफ ओनरशिप। पीरियड ऑफ ओनरशिप क्या है? 2010 से 2016। ऑफ होल्डिंग 2010 से 2016, दिस यू मस्ट बी क्लियर ऑन। कि 2010 से 2016 है, रुपया भले ही आपको 23 जुलाई के बाद मिला हो, ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले हो गया। एक एसेट किसी का डिस्ट्रॉय हुआ, अब वो बेचते हैं। आप जब एसेट बेचते हैं तो आपको तो मालूम रहता है ना, आपको 10 लाख मिल रहा है। लेकिन कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपको तो कंसिडरेशन पता नहीं चलता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी मानेगा नहीं मानेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम में टैक्स तब लगेगा जब रुपया मिलेगा, बिकॉज वी डोंट नो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या होगा, वी डोंट नो दीज थिंग्स। बोला ठीक है, रुपया मिलने दो। मे बी आपको रुपया 24-25 में मिल रहा है तो टैक्स भी 24-25 में लगेगा, दैट्स डिफरेंट। दैट्स डिफरेंट कि 24-25 में टैक्स लग रहा है। बट पीरियड ऑफ होल्डिंग तो 2010 से 2016 ही होगा। क्लियर है? क्योंकि 2010 से 2016 है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो इसका इंटरप्रिटेशन मैं ये निकाल रहा हूं कि 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ है। 23 जुलाई 24 के पहले ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्सेशन करना ही पड़ेगा आपको। इंडेक्सेशन करना ही पड़ेगा। मान लो ये 2024 में बेचता, ज्वेलरी बेच देता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, बेचता, तो फिर विदाउट इंडेक्सेशन होता। क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का चॉइस है। द ट्रांसफर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन 2016। ये तो क्या हुआ ना, आपने कहा 2016 का बात है, उस समय आपने कहा डिस्ट्रॉय हो गया, जब इंश्योरेंस क्लेम में आएगा तब आएगा। आपने सोचा आएगा, ठीक है आएगा इंश्योरेंस क्लेम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो आपके लिए तो उसी समय के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ना। ये तो रुपया पोस्टपोन हो गया, आप नहीं समझे। तो यू आर वेटिंग कि एक बार रुपया आ जाए तो टैक्स दे दे सरकार को। इसमें रूल एप्लीकेबल होगा जेल 12, ब्लू 24, अदर्स 36। तो ये अदर्स 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म है। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बोल रहा हूं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मच। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बोल रहा हूं, कैपिटल गेन में सम्स में आपको स्लो रहना पड़ेगा। और वो जो शुरू वाले रूल्स हैं वो हर क्लास में लगेंगे।
इसलिए मैंने कहा रोज उसको लर्न करो, कंठस्थ हो जाए। सम आए तो क्या करना है सर? सम आए तो स्लो रहना है, जस्ट बी स्लो। प्रोविजन सोच के सॉल्व करो, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? सो computation of capital gains पीरियड ऑफ होल्डिंग 2010 से 2016, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। There's no rush, I'm telling you. You take your time. Okay.
आर यू ओके? आर यू ओके? इंडेक्सेशन हमेशा पीरियड ऑफ होल्डिंग को देखकर किया जाता है। ऊपर में 16-17 का इंडेक्स आएगा, नीचे में 10-11 का। आप एक बात बताओ, 2016 में एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, यू वर डिपेंडिंग ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर, इंश्योरेंस कंपनी वो आएंगे, कब इंस्पेक्शन करेंगे, कब अप्रूव करेंगे, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है रुपया मिलेगा तब टैक्स देना, अभी हड़बड़ी मत करो, नो प्रॉब्लम, तुमको रुपया मिल जाए टैक्स दे देना, दैट्स डिफरेंट। लेकिन इंडेक्सेशन क्या होता है? ईयर ऑफ सेल बाय ईयर ऑफ परचेज या ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय ईयर ऑफ परचेज। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो इंडेक्सेशन भी होगा। बोलो 264 बाय 167, 6838, 'and I proceed ahead'। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बार दे रिप्लेस। मैं आ रही था ऐसे उसमें, यहां तक क्लियर है? तो इफ यू चेक कंसिडरेशन में इन्होंने बोला मनी और अदर एसेट रिसीव्ड। बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी में रिप्लेसमेंट क्लॉज रहता है कि एक मशीन डिस्ट्रॉय होगा, विल प्रोवाइड यू विद द न्यू वन, विल नॉट गिव यू इन कैश। तो 5 लाख का मशीन डिस्ट्रॉय, उन्होंने एक नया मशीन दे दिया, नया मशीन का कीमत 6 लाख है, तो कंसिडरेशन 6 लाख माना। अगर आपको कैपिटल गेन में कंसिडरेशन कैश में मिलेगा तो कैश ले लेंगे, अगर कैपिटल गेन में कंसिडरेशन काइंड में मिलेगा तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नो, बोलो ना। हम्म 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 तो इंडेक्सेशन क्या है ना, उसका फॉर्मूला फिक्स है, ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय ईयर ऑफ परचेज। ठीक है ना? कोई भी ऐसे बड़ा क्वेश्चन ऐसा कुछ हो ना, नोट करो, मैं क्लास के बाद तो अवेलेबल हुई, व्हाट्सएप में भी हूं। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट और केसेस वे कंसिडरेशन इज डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट का मतलब है कि यहां पे सपोज कहीं पे भी कोई हाईवे बन रहा है, तो गवर्नमेंट आया बोला यहां तो हाईवे बनाएंगे, सो देयरफॉर ये एसेट मेरे को कंपल्सरी एक्वायर करना पड़ रहा है। दिस इज कंपल्सरी एक्विजिशन। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती वो लैंड एक्वायर कर लिया क्योंकि हाईवे बनाना है, रेलवे लाइंस बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं। गवर्नमेंट सामने वाले को बोलेगा तुम्हारा ये लैंड बिल्डिंग मेरे को कंपल्सरी एक्वायर करना पड़ रहा है और हम लोग आपको कंपेंसेशन दे देंगे। बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर नहीं करता है, गवर्नमेंट उसका खाली कंसिडरेशन डिटरमाइन कर लेता है। से फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसने लैंड एक्वायर किया, ये भी गवर्नमेंट एजेंसी है लेकिन गवर्नमेंट खुद तो एक्वायर नहीं किया जबरदस्ती, गवर्नमेंट खाली बस बताएगा इतना कंपेंसेशन देना है। अल्टीमेटली ये कंपल्सरी एक्विजिशन है बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्वायर कर लेता है और कहीं कहीं
इनडायरेक्टली इन द सेंस कोई गवर्नमेंट एजेंसी ले लेगा और गवर्नमेंट खाली कंसिडरेशन बताएगा। क्या होता है, सामने वाले को कंपेंसेशन मिला 25 लाख, बट ऑनेस्टली ही इज नॉट हैप्पी विद अ कंपेंसेशन ऑफ 25 lakhs। वो बोला नहीं, मेरे को तो 40 लाख मिलना चाहिए। वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट 15 लाख का कंपेंसेशन बढ़ा देता है। तो जो कंपेंसेशन गवर्नमेंट फिक्स किया है वो इनिशियल है, और जो कोर्ट ने 15 लाख बढ़ाया वो एनहांस्ड है। कंपेंसेशन विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज इनिशियल, और जो 15 लाख एनहांस हो गया दैट इज एनहांस बाय द कोर्ट, दैट इज एनहांस कंपेंसेशन। बताओ फर्क क्या इनिशियल और एनहांस में? इनिशियल इज व्हाट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एनहांस इज व्हाट इज इंक्रीज बाय द कोर्ट। आर यू ओके? आर यू ओके? इसमें भी क्या होता है ना, बहुत बार आप देखेंगे ये कंपेंसेशन जब भी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करता है ना, बहुत बार प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, कभी कभी पॉलिटिकल हो जाता है। इसीलिए ऐसा हो जाता है कि मे भी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया 22 में, कंपेंसेशन आ रहा है 24 में। तो गवर्नमेंट बोला मैंने ही तुमको रुपया नहीं दिया तो टैक्स कैसे एक्सपेक्ट करूं? ये डिस्प्यूट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, व्हाटएवर भी नेगोशिएशंस चल रहे थे। तो गवर्नमेंट बोल रहा है मैं जब एक्वायर करूंगा तो टैक्स उसी साल लगेगा जब मैं कंपेंसेशन तुमको पहली बार दूं। जिस साल कंपेंसेशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है उस साल कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, बिल्डिंग तो एक ही है पहले, या लैंड प्रॉपर्टी तो एक ही है। 25 लाख गवर्नमेंट बोला मैं दूंगा क्योंकि यहां हाईवे बन रहा है, मैंने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। आप कोर्ट में जाके 15 लाख बढ़ा लिए, तो जितना गवर्नमेंट दे रहा है वो क्या है? इनिशियल। जितना कोर्ट बढ़ा रहा है वो एनहांस्ड। होता क्या है ना, इसका हम लोग कंप्यूटेशन सेपरेटली करते हैं। मतलब कैपिटल गेन दो पार्ट में निकाला जाता है। इनिशियल कंपेंसेशन का एक कंप्यूटेशन होता है, एनहांस का दूसरा कंप्यूटेशन होता है, पार्ट बी में अलग से। जैसे पार्ट ए पार्ट बी फिर जोड़ देंगे। तो क्योंकि आप कॉस्ट सारा इनिशियल में माइनस कर देंगे, बिल्डिंग का कॉस्ट तो इनिशियल में माइनस कर दिया, दोबारा तो होना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एनहांस कंपेंसेशन का कॉस्ट इज निल। एनहांस कंपेंसेशन का कॉस्ट विल बी निल। Are you okay with this? Are you okay with this? It is my request. You read point number 1 here and here point 1 and 2. We need to understand गवर्नमेंट ने एसेट कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया है। गवर्नमेंट ने एसेट कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया है। जितना रुपया गवर्नमेंट शुरू में देगा वो है इनिशियल कंपेंसेशन, और जितना कंपेंसेशन कोर्ट बढ़ा देगा उसको बोला जाएगा एनहांस कंपेंसेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। इनिशियल कंपेंसेशन हमेशा टैक्सेबल होता है जब पहली बार इंस्टॉलमेंट मिले, लेकिन एनहांस कंपेंसेशन टैक्सेबल होता है जैसे जैसे रुपया आपको मिले। यस, सपोज एनहांस कंपेंसेशन 5 लाख आज मिला तो आज 5 लाख टैक्सेबल होगा, 5 लाख 10 साल बाद मिला तो 10 साल बाद टैक्सेबल होगा।
इसमें है जब पहला इंस्टॉलमेंट मिले तब पूरा टैक्सेबल होगा, इसमें है जैसे जैसे रुपया मिले। कॉस्ट नील बताया जा रहा है। क्यों नील बताया जा रहा है? क्योंकि इनिशियल में माइनस हो गया। 4 नंबर क्या बोल रहा है? दो लोग कोर्ट पे बैठे हुए थे, तो एक जन को पूछा गया, तब बात कर रहे थे आपस में, कोर्ट का हियरिंग था, वो लोग बात कर रहे थे। पहले आदमी बोला दूसरे आदमी को, मेरा ये केस 10 साल से चल रहा, तुम्हारा? मेरा नहीं, मेरे बाबूजी का केस है। तो कहने का मतलब है दैट इज पॉसिबल कि जब तक एनहांस कंपेंसेशन मिल रहा है तो जो ओरिजिनल पर्सन था जिसका प्रॉपर्टी गया उसके फोटो में माला आ गया। दैट्स पॉसिबल, हो सकता है ना। डिस्प्यूट्स कुछ एक लंबा चलते हैं, तो दैट इज वाई जो है एनहांस कंपेंसेशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। Enhanced compensation is taxable in the hands of recipient. मतलब लीगल हेयर्स को मिल रहा है तो लीगल हेयर्स के हाथ में जाएगा। एक उदाहरण इस पे अब लेना जरूरी है, एग्जाम्पल पढ़े। इसमें ऐसा है कि आपको पहला कंपेंसेशन कब मिला? 23-24 में। तो टैक्स कब लगेगा? 23-24 में। आपको पहला कंपेंसेशन मिला 23-24 में, तो टैक्स कब लगेगा? 23-24 में। तो कैसे समझ में आ रहा है आपको कि इनिशियल है कि एनहांस है? आपको कंपेंसेशन इनिशियली पकड़ना है। बी क्लियर, आपको कंपेंसेशन पकड़ना है कि वो इनिशियल है। अगर एनहांस है तो उसमें वो आएगा कि वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने कंपेंसेशन बढ़ाया, नहीं तो इनिशियल है। अब इनिशियल टैक्सेबल होता है जब फर्स्ट रिसिट मिलता है, यानी पूरा 2,23,24 में टैक्सेबल है, 80 और 1,20 जोड़ करके। तो टैक्स लग रहा है 23-24 में। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? मेरे समझ से 2006 से 2010 है, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वही इंडेक्सेशन होगा। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वही इंडेक्सेशन भी होगा। ठीक है, 80 और 1,20 जोड़कर 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख लिखा हुआ है। एक्चुअली बात सही है, दे आर सेइंग टैक्सेबल व्हेन फर्स्ट रिसिट। ये फुल्ली कैश बेसिस नहीं है, ये फुल्ली कैश है। इनिशियल टैक्सेबल है जब पहला इंस्टॉलमेंट मिले, एनहांस टैक्सेबल है जैसे जैसे रुपया मिले। इनिशियल टैक्सेबल है जब पहला इंस्टॉलमेंट मिले, एनहांस टैक्सेबल है जैसे जैसे रुपया मिले। क्या चीज? एक्चुअली कंपेंसेशन तो 2 लाख है। अब 2 लाख भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, पहले 80,000 मिल रहा है, फिर 1,20 मिल रहा है। नहीं नहीं, 2 लाख ही तो, यही तो 2 लाख, यही 2 लाख है। हम बोल रहे पूरा 2,23,24 में टैक्सेबल होगा, बस एक ही बार। एक मिनट, हाँ, ये पूरा कैश और पूरा एक्रूअल नहीं है, ये एनहांस है जैसे जैसे रुपया मिले। आज 1 लाख तो आज 1 लाख टैक्सेबल, कल 2 लाख तो कल 2 लाख टैक्सेबल। इनिशियल पूरा कैश नहीं है, मैं बोल रहा हूं।
जब आपको फर्स्ट रिसिट मिलेगा पूरा रुपया उसी बार टैक्सेबल होगा। वही लैंग्वेज है। आर यू ओके विद दिस? Suppose the initial compensation is fixed in the year 2010 as 2 lakhs। 2010 में, अब आप देख रहे हैं 2 लाख कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फाइनली पहला इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट आपको देता है 23-24 में। तो 23-24 में आप कंसिडरेशन 2 लाख उसी समय पकड़ लेंगे ना। 80,000 पकड़ना है ना 1,20 पकड़ना है, 2 लाख बस एक ही बार टैक्सेबल कर देंगे। हम 2,80 नहीं कर रहे हैं, 2 लाख ही कर रहे हैं। Are you okay with this? Initial compensation taxable and when you receive the first installment, enhance जैसे जैसे रुपया मिले। मैंने बता भी दिया, इनिशियल इज व्हाट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, एनहांस इज व्हाट इज इंक्रीज बाय द कोर्ट। अभी एक बात बताओ, आपको तो रुपया देरी से मिला। जब आपको रुपया देरी से मिला तो गवर्नमेंट विल बी गिविंग यू इंटरेस्ट। सो नो, जब आपको रुपया देरी से मिला तो गवर्नमेंट विल बी गिविंग यू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अगेन कैश बेसिस पर अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज में ही जाएगा ना। इसमें एक आपको 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। एसएससी को हैरेसमेंट हो गया, प्रॉपर्टी गया, कंपेंसेशन मिला, फिर वो कोर्ट में गया बढ़ाने के लिए, तो इंटरेस्ट में कुछ रिलीफ दे दिया। इतना देरी से रुपया मिल रहा है, लो इंटरेस्ट पकड़ो, लेकिन इंटरेस्ट में आधा अमाउंट टैक्सेबल है। यू विल आस्क योर सेल्फ द प्रोविजन। अब अपने आपको प्रोविजन पढ़ाकर सुना रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन 18 लेंगे। अभी के लिए मेरे को पता है स्पैम इज नॉट अ सेट। ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क है, सेल 12, अदर्स शेयर्स 10, 12.5, 15, 20, लेकिन कभी इंडेक्सेशन नहीं है। अदर एसेट्स 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लैंड बिल्डिंग में चॉइस। अगर जुलाई के बाद हुआ है, जुलाई के पहले तब तो 20% विथ इंडेक्सेशन ही है। शॉर्ट टर्म नॉर्मल रेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट 2001 का मार्केट प्राइस विच इज हाइयर। इंप्रूवमेंट कौन सा? 2001 के बाद का। उसके पहले का इंप्रूवमेंट इग्नोर। मैंने आपको एसेट गिफ्ट किया, एग्जेम्प्ट है। आप बेचोगे तो टैक्स लगेगा। कॉस्ट प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर का। स्टैम्प सेलिंग से ज्यादा स्टैम्प मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। एसेट बिग बिजनेस बिक गया, कंसिडरेशन वही है, कॉस्ट है उसका एसेट माइनस। इंश्योरेंस क्लेम और कंपलसरी एक्विजिशन में टैक्स तब लगता है जब रुपया मिलता है। What should be done now? First thing that you will be doing is you will be interacting with yourself। ये इनिशियल का रूल है, ये एनहांस का रूल है, ये इंटरेस्ट का रूल है। 2 मिनट लगेगा उसको एसिमुलेट करने में। डू दैट, देन वी कैन डिस्कस क्वेश्चन 18।
यस। सो शुड वी प्रोसीड? सो गवर्नमेंट ने एसेट कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया। गवर्नमेंट बोला मेरे को तो यहाँ हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट ये सब बनाना, एक्वायर करना होगा, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक्वायर किया, गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन फिक्स कर दिया। जितना रुपया गवर्नमेंट आपको शुरू में दे रहा है वो इनिशियल कंपेंसेशन है। जितना रुपया कोर्ट बढ़ा रहा है एनहांस कंपेंसेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनिशियल कंपेंसेशन टैक्सेबल है जब पहला इंस्टॉलमेंट मिले। एनहांस टैक्सेबल है जैसे जैसे रुपया मिले। इनिशियल जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एनहांस जैसे जैसे रुपया मिले। चलेगा ना? क्योंकि हम लोग सारा कॉस्ट इनिशियल में माइनस कर देते हैं, तो एनहांस कंपेंसेशन में वापस सेकेंड टाइम कॉस्ट माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कॉस्ट आप 2 बार तो माइनस करेंगे नहीं ना। इसमें इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है विद अ 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। आई शुड प्रोसीड अहेड नाउ। X acquires a house property on 1/4/2001 for 5 लाख। इसमें आप 2001 का मार्केट प्राइस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2001 के पहले एक्वायर नहीं किया, इनफैक्ट 2001 में ही एक्वायर किया है, तो मार्केट प्राइस का कोई मायने नहीं है। आपके लिए 5 लाख ही कॉस्ट रहेगा। इंप्रूवमेंट दिया है, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, जो उसने 29 लाख रुपया उसको मिला भी है। फिर कोर्ट ने कंपेंसेशन बढ़ा दिया, और 12 लाख का इंटरेस्ट मिला है, जिसके लिए कुछ खर्चे भी हैं। ठीक है ना? खर्चे तो माइनस होंगे नहीं ना, क्योंकि 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। खर्चे होंगे ना, लॉयर वगैरह अपॉइंट किया होगा कुछ। विल स्टार्ट विद द सम, विल स्टार्ट विद द सम। आप क्वेश्चन एक बार फिर से कर ली सेकेंड टाइम। तो 23 जब रुपया पहला इंस्टॉलमेंट मिलता, पूरा 29 लाख उसी साथ होता। 29 ही लेंगे। चाहे आपको पूरा कंपेंसेशन मिले या उसका कोई पार्ट मिले, जब पहली बार मिला है उसी समय पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो। हाँ हाँ, इनिशियल कंपेंसेशन टैक्सेबल व्हेन फर्स्ट रिसीट, एनहांस जैसे जैसे रुपया। मैं आपका क्वेरी ले रहा हूं। सो कंप्यूटेशन ऑफ
राइट। सो इनिशियल कंपेंसेशन हम लोग पहले निकाल रहे हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ। 1/4/2001 से लेकर ठीक है। यू कैन नॉट टेक 2001 का मार्केट प्राइस बिकॉज आपने 1/4/2001 को ही किया है। जब भी इंडेक्सेशन क्या करोगे, सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। कितना हुआ? 200 बाय 10 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करिए। कितना है बोलो? 1 लाख। 200 बाय 184। खास बात नहीं है, जो रुपया मिला है वही कंसिडरेशन है। खाली आपको ध्यान रखना है ओनरशिप में भी ट्रांसफर इन 12-13, बट टैक्स लग रहा है जब रुपया मिल रहा है। और क्या है इसमें बात? बाकी कोई चैलेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। बोलो। 1108696।
यस, एनहांस कंपेंसेशन कैसे टैक्सेबल है सर? एनहांस कंपेंसेशन टैक्सेबल है एज एंड व्हेन रिसीव्ड। accordingly rupees 4 lakh shall be taxable in 24-25. Yes, yes. बार बार रिक्वेस्ट है, घर में कैपिटल गेन का प्रोविजन डेली करना है आपको। आपको थ्योरी देखने में मेरा ऐसा मानना है, घर में रिवीजन में 10-15 मिनट से बेसी नहीं। लेकिन उतना टाइम आपको देना है। कितना हुआ इंडेक्स कॉस्ट? नील। क्यों नील? क्योंकि आप तो इनिशियल में माइनस कर दिए। इफ यू विश यू कैन ऐड इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट। आप वो ऐड कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। $21,91,304। You okay with this? There's no rush. You can read the question. क्या इनिशियल कंपेंसेशन में भी हम लोग को लिखना चाहिए था टैक्सेबल व्हेन फर्स्ट रिसेट लिखना चाहिए था? जैसे एनहांस में लिखे, क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा चीज अगर वहां लिख लो, मेरिट इज आपको अलग से नोट्स नहीं देने, आपको अलग से नोट्स नहीं देने हैं। पहले के पेपर्स में आप देखेंगे ना, इंस्टीट्यूट जो है पुराने सजेस्टेड आंसर्स अगर आप पास आप देखेंगे, ये नोट्स संग में ही देता है। कि संभव भी नहीं होता इतने बड़े पेपर में आप पीछे नीचे कितना नोट्स लिखोगे।
अगर मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। नोट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। यानी इतना लाइन फिर से लिखना तय है। आप आगे भी देखना, हर चीज में आप देखेंगे नीचे नोट्स लिखना मतलब ज्यादा लिखना। फर्स्ट क्लास तो डेली रिवाइज करना है 5-10 मिनट। उसके बाद ये टॉपिक्स आप करें तो अच्छा है। ये तो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास का डिस्कशन है वो पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज किसी को एक पर्टिकुलर टाइम में इंश्योरेंस क्लेम का प्रोविजन याद नहीं है, ठीक है, वो उसको घर में रिवाइज कर लेगा। बट शुरू का याद नहीं है तो सारे सम्स अफेक्टेड हो जाते हैं। कितना हुआ अदर सोर्सेज में? टू 279130। तो मेन चैप्टर है कैपिटल गेन सेशन, ये सब मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है। मैं इंडिविजुअली बोलना मुश्किल है, बिकॉज क्या होता है कि इंडिविजुअल हेड्स पे क्वेश्चंस आए जरूरी नहीं है। इस आज ये वाला भी सम देखो ना, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज है, इसमें मैं एक दो एडजस्टमेंट और अदर सोर्सेज का डाल दूंगा, या बोल दूंगा एक रेंट भी रिसीव हुआ है, तो एचपी भी आ गया ना। फिर थोड़ा बहुत होता है ये सब, या वो सैलराइड पर्सन है, सैलरी मिला है, थोड़े बहुत होते हैं। 50 मार्क इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम का विथ क्लबिंग सेट ऑफ लेना ही पड़ेगा, उसमें टैक्स लाइबिलिटी भी लेना पड़ेगा। 40 से 45 नंबर का वेटेज, यानी पूरा यही है। व्हेन यू से इंडिविजुअल हेड्स, कैपिटल गेन से बीच बीच में अलग से 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, बिजनेस पोर्शन से 10 मार्क का आ जाएगा, ऐसा आता है, अलग अलग भी आता है। लेकिन ज्यादातर इनके क्वेश्चंस में दूसरे हेड्स थोड़े बहुत रहेंगे। अब माइनर चाइल्ड घुसा देगा तो क्लबिंग भी है ना, यू कैन नॉट स्पेसिफिक, कोई लॉस है ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ऐसा कोई परेशानी उसमें नहीं है। बट 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग, सेट ऑफ, टैक्स लाइबिलिटी एक साथ हम लोग लेते हैं। 50 मार्क में 40-45 मार्क यहीं से। और कैपिटल गेन का मंत्रा क्या है? मैंने हम हर में अलग मंत्रा दिया है। सैलरी में आपको बताया सम्स करते समय एक एक पॉइंट पढ़ो, एक एक सॉल्व करो। बिजनेस पोर्शन में बताया नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर एक एक इंफॉर्मेशन। कैपिटल गेन यू जस्ट बी स्लो। वाई स्लो? सम रीड किया, बैठ गए, प्रोविजन कौन सा है, जुलाई के पहले का है, जुलाई के बाद का है, ये इतना माइंड में जचा लो, धीरे धीरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो एनहांस कंपेंसेशन के लिए जाओगे तो लीगल खर्चे होंगे, इंटरेस्ट के लिए भी लीगल खर्चे होंगे, सही बोल रहा हूं? तो हाउ डू यू ट्रीट लीगल एक्सपेंसेस? माय क्वेश्चन रिमेन्स, हाउ डू यू ट्रीट लीगल एक्सपेंसेस? तो लीगल एक्सपेंसेस आपने इनकर किया है और एनहांस कंपेंसेशन
लीगल एक्सपेंसेस आपने इनकर किया फॉर एनहांस कंपेंसेशन, ये डिडक्टेबल है। एनहांस कंपेंसेशन का जो लीगल एक्सपेंसेस है वो डिडक्टेबल है। इंटरेस्ट आप कमाए हैं क्योंकि देरी से रुपया मिला, ऐसे हो सकता है वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, उसके लिए भी लॉयर हायर करना पड़ा, बहुत विजिट्स हुए, पेपर वर्क हुआ। इंटरेस्ट इसका डिडक्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट के लिए जो लीगल एक्सपेंसेस है वो डिडक्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? एज वी गेट 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमारा टास्क रहेगा, अगले पन्ने में एक टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। समझ आज उतना हो नहीं पाएगा उसमें, और 2 मिनट हम लोगों को रिवीजन के लिए टाइम है ना। इस समय लीगल एक्सपेंसेस नहीं थे, होते तो वो एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर बोल के। आपको अगला टॉपिक में है ना सिर्फ पॉइंट नंबर 1 रीड करना है। Cost of acquisition for capital asset shall be nil. Following capital assets shall be nil unless specifically acquired. Goodwill, trademark, brand name, tenancy rights, change carriage permits, loom hours, dot dot dot. अल्टीमेटली अगर आप चेक करें, ये कैपिटल गेन आपको बता रहा है इनटैंजिबल एसेट का कैसे निकले। अगर आप चेक करें तो ये आपको बता रहा है कि कैपिटल गेन इनटैंजिबल एसेट का कैसे निकलेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं ना, यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं। कुछ परचेज होते हैं, कुछ सेल्फ जनरेटेड होते हैं। उदाहरण के तौर पर गुडविल, गुडविल परचेज भी होता है, सेल्फ जनरेटेड भी होता है। इसीलिए हमने बोल दिया कि इनटैंजिबल एसेट अगर परचेज है तो परचेज प्राइस इज द कॉस्ट, सेल्फ जनरेटेड है तो निल इज द कॉस्ट। तो कहां लिखा आप देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर फॉलोइंग कैपिटल एसेट विल बी निल, इन सबका कॉस्ट निल है अनलेस स्पेसिफिकली एक्वायर्ड। मतलब अगर आप एक्वायर किए तब हम उस कॉस्ट को लेने को तैयार हैं। और अगर आपने एक्वायर नहीं किया तो निल इज द कॉस्ट। सर डू यू वांट टू से इनटैंजिबल एसेट का कॉस्ट परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस, नहीं तो निल। हाँ, अगर ये सेल्फ जनरेटेड हैं
हम लोग को क्या निकालना है इसका? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लोग को इंटेंजिबल एसेट्स का क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट इज निल। सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट इज निल। परचेज है तो कॉस्ट इज परचेज प्राइस। आर यू ओके? आर यू ओके? इनटैंजिबल एसेट्स जो है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर आपने सेल्फ जनरेट बुक्स में क्रिएट किया है तो निल, परचेज किया था तो परचेज प्राइस, प्रीवियस ओनर से गिफ्ट में मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट। अब प्रीवियस ओनर का कॉस्ट इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है वक्त पे, हो सकता है प्रीवियस ओनर ने सेल्फ जनरेट किया था तो हो सकता है प्रीवियस ओनर ने परचेज किया था तो परचेज प्राइस ही होगा। और अगर आपने इसमें डेप्रीसिएशन पहले लेके रखा है तो इसका कॉस्ट क्या होगा? जो रिटन डाउन वैल्यू है। सर इसमें गुडविल इज क्वाइट ओके विथ अस, ट्रेडमार्क ठीक है, ब्रांड नेम इज ओके, ये सब कोई खास बात नहीं है। बट ये यहां से हम लोग को इश्यूज है कि अब टेनेंसी राइट क्या हो गया सर? सी राइट क्या हो गया सर? इशू है हम लोगों को। आप एक प्रॉपर्टी अपना लेट आउट कर दिए टेनेंट को, टेनेंट उस प्रॉपर्टी में 25-30 साल से रह रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जब आप लेट आउट किए थे आपने एक रिटन एग्रीमेंट नहीं किया था, आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ, वो 25-30 साल रह लिया। अब आप एक दिन उसको बोलते हैं कि चलो खाली करो मकान, या तो रहने का अधिकार बन गया, आप मेरे को 25 लाख दो तब मैं खाली करूं। दिस इज द, आप अगर बिना रिटर्न एग्रीमेंट के किसी को भाड़े पे प्रॉपर्टी दे दें बिना रिटर्न एग्रीमेंट, और वो सालों साल रह ले उसमें, आप उसको बिना कंपेंसेशन के निकाल ही नहीं सकते हैं। इसको बोला जाता है टेनेंसी राइट, टेनेंट का उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार। इसीलिए जब प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एंटर अ रिटर्न एग्रीमेंट। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एंटर अ रिटर्न एग्रीमेंट।
राइट ऑफ अ टेनेंट टू लिव इन अ प्रॉपर्टी। इसीलिए आप प्रॉपर्टी लेट आउट करेंगे ना, रिटन एग्रीमेंट करिए। लीज में दीजिए 3 साल 6 साल, डीड्स क्लॉजेस एकदम सही हो। रिक्वायर्ड लॉयर को हायर कर लो, वॉट एवर भी। जनरल टेनेंसी बिना लिखा पढ़ी आप किसी को रहने दे दिया, ऐसा काम मत करिए, निकाल नहीं पाएंगे उसको बिना कंपेंसेशन। स्टेज कैरेज परमिट्स का मतलब क्या? स्टेज कैरेज परमिट्स का मतलब होता है ये जो बसेस होते हैं ना, जिनके रूट्स फिक्स होते हैं, बसेस जिनके रूट्स फिक्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टेज कैरेज। आज जैसे टैक्सी है, वो टैक्सी होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब रूट फिक्स नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट किए सॉल्ट लेक जाएगा, बोला हाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। पार्क स्ट्रीट जाएगा, हाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। लेकिन बसेस के रूट्स फिक्स हैं, स्टेज कैरेज। अब इन बसेस को क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कि वो इन रूट्स पे जा सकते हैं, वो हो गया स्टेज कैरेज पर। सोचिए आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है कोलकाता से भुवनेश्वर बस चलाने का, एक्सक्लूसिव राइट है आपके पास, उसका वैल्यू हो गया ना लाइसेंस का, स्टेज कैरेज परमिट, आपके पास वो परमिट है। लूम आवर्स कॉटन इंडस्ट्री में होता है, मशीन कितना देरी चलेगा, कितने आवर्स चलेंगे, उसका लाइसेंस। वो क्या होता है ना, पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं ना, दैट कैन डैमेज लंग्स। वो माइक्रोदम पार्टिकल्स होते हैं, नाक में जाएगा, दैट कैन, तो उसमें परमिट्स होते हैं कितना देरी मशीन चलेगा। तो बाकी तो ठीक है, टेनेंसी राइट हो गया, टेनेंट का रहने का अधिकार। स्टेज कैरेज परमिट हो गया, वो स्टेज कैरेज यानी बसेस का परमिशंस, लाइसेंस। लूम आवर्स कॉटन इंडस्ट्री में एक प्रकार का लाइसेंस। इनटैंजिबल एसेट्स का आज हम लोग कैपिटल गेन सीख रहे हैं। कैसे निकालोगे? परचेज करोगे तो कॉस्ट, परचेज प्राइस, परचेज नहीं किया तो निल, प्रीवियस ओनर से गिफ्ट मिला तो उसका कॉस्ट, और डेप्रीशिएबल है तो। मैं यहीं पर कंक्लूजन कर रहा हूं, स्पैम कैपिटल एसेट नहीं है, ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क है। जेल 12, अदर्स 24, शेयर 10, 12.5, 15, 20, 20 विथ इंडेक्सेशन, 12.5 विथ इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, चॉइस, नॉर्मल रेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट 2001 का, मार्केट प्राइस विच इज हायर, इंप्रूवमेंट 2001 के बाद का। स्टैम्प सेलिंग से ज्यादा स्टैम्प, स्टैम्प मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। Consideration is the FMV, cost is asset minus liability. Initial compulsory acquisition और इंश्योरेंस क्लेम में जब रुपया मिले, इंटेंजिबल का कॉस्ट निल है, परचेस करोगे तो एक्सपेक्ट करके आओगे। थैंक यू।